सबसे पहले साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन को हम हिंदी में चक्रवात कहते हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें बीच में एक लो प्रेशर एरिया होगा, ठीक है, लो प्रेशर एरिया होगा। अब अगर लो प्रेशर एरिया होता है तो आसपास से जो हवाएं हैं उस लो प्रेशर एरिया की ओर बहती हैं, राइट। तो सेंटर में एक लो प्रेशर एरिया होगा जिससे आसपास की जो हवाएं हैं उसकी ओर बह रही हैं, तो अब उसकी ओर बहेंगे। लो प्रेशर एरिया ये क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो एयर है वो राइज हुई, ठीक है ना, तभी तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है। तो यहाँ से एयर राइज होगी और ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में, इन दी अपर एटमॉस्फेयर, यहाँ से जो एयर राइज हुई है ये दोनों डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाएगी। इसको हम साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन क्या है, साइक्लोन एक लो प्रेशर एरिया है सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया, इसके आसपास हाई प्रेशर एरिया होगा, फ्रॉम ऑल द साइड्स along with winds moving from all the sides towards the central low। तो आसपास से जो हमारी विंड्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल लो, वो इस लो प्रेशर एरिया की ओर बहेंगी, इसको हम कहते हैं साइक्लोन्स। साइक्लोन्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब अगर विंड इस तरह से आपकी बह रही है तो होगा क्या, हमने जो किया था कोरोलिसिस फोर्स वाला कि कोरोलिसिस फोर्स की वजह से जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें अगर कोई भी फ्लूइड है इट इज गोइंग टू गेट, वो अपने हल्का सा राइट को मूव करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट को मूव करेगा। उसी वजह से जो साइक्लोन्स हैं दे मूव इन एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है जैसे घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस प्रकार चलती है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा तो ये वाली है, करेक्ट। तो जो साइक्लोन्स हैं they move in anti-clockwise in the northern hemisphere, लेकिन southern hemisphere में ये clockwise direction में होंगे under the effect of westerlies due to coriolis effect। there are no cyclones at the equator क्योंकि वहां पर जो coriolis force है वो 0 है। अब a system of low pressure occurring in tropical latitude is known as tropical cyclone। ओके, हमारे ये जो साइक्लोन्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जो साइक्लोन्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक है हमारे ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, और दूसरे हैं हमारे टेम्परेट, जो टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं। इसमें हम फिलहाल आपका ट्रॉपिकल ही करेंगे इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। तो अ सिस्टम ऑफ लो प्रेशर अकरिंग इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये इक्वेटोरियल रीजन में आपको मिलेगा, खासकर ओशनिक एरियाज में, क्योंकि एक ऐसा ओशनिक एरियाज में इसलिए क्योंकि एक ऐसा हमें सोर्स चाहिए जहां से प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल हो, मॉइस्चर एक वाटर बॉडी से ही अवेलेबल होगा। दे आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इनमें वायलेंट विंड्स होती हैं, हैवी रेनफॉल होती है एंड स्टॉर्म सर्ज होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अक्षांश में होने वाले कम दबाव वाले तंत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। ये प्रचंड तूफान, बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म्स लेकर आते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागरों में उत्पन्न होते हैं, वहां से ये स्टार्ट होते हैं। उसके बाद वे तटीय इलाकों से चलते हुए इनके परिणाम स्वरूप तेज हवाएं, अधिक वर्षा, जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर इनका अच्छा खासा असर देखा जाता है। They are irregular wind movements involving closed circulation of air around low pressure center। ओके, आगे देखो, दिस क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर विच इज सब्जेक्टेड टू कोरोलिसिस फोर्स। अब लो प्रेशर एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर में आपका लो प्रेशर एरिया होगा। लो प्रेशर एरिया कब क्रिएट होता है, जब वार्म राइजिंग एयर हो। अगर हमारी वार्म राइजिंग एयर है तो वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी, राइट। दिस closed air circulation is a result of rapid upward movement of hot air which is subjected to Coriolis force। The low pressure at the center is responsible for wind speeds। अब ये लो प्रेशर एरिया होने की वजह से आसपास से जो हमारा हाई प्रेशर एरिया है वहां से विंड इस लो प्रेशर एरिया की ओर बहेगी। ये देखो, हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि जो स्टॉर्म, ये जो आपका साइक्लोन होता है, एक इसका सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम आई कहते हैं। ओके, आई, ये सेंट्रल एरिया ऑफ द लो प्रेशर होता है, 5 to 20 किलोमीटर चौड़ा होता है। ओके, और यहाँ पर जनरली जो है यहाँ पर आपको क्लियर स्काइज देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट जो एरिया होता है उसको हम आई वॉल कहते हैं, एज यू कैन सी हियर। अब ये आई वॉल क्या होता है, ये एरिया विद द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स है। ओके, एरिया विद द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो आउटफ्लो क्लाउड शीट
शीट, यहाँ पर भी आपको आउटफ्लो क्लाउड शीट दिख रही है, इसको हम रेन बैंड्स या फीडर बैंड्स भी कहते हैं, और ये एक स्पाइरल शेप देते हैं एंड डाइवर्ज द एयर इनटू अपर एटमॉस्फेयर यहाँ पर। ओके उसके बाद हमारा अगर आप इस तरह से देखें तो यहाँ पर अगर आप दोनों तरफ जाते हैं तो एक एरिया ऑफ सब्सिडेंस भी होता है। एरिया ऑफ सब्सिडेंस मतलब वहां पर एयर जो है हमारी सबसाइड करेगी और वहां पर फिर हमारी हैवी रेनफॉल क्रिएट होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये हमारा सेंट्रल आई पोर्शन है, फिर ये हमारी आई वॉल वाला रीजन है, आउटफ्लो क्लाउड शील्ड है, और इस तरह से अब यहां पर फिर देखो पूरे का पूरा हमारा इस तरह से आपका क्रिएट होता है। लार्ज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्ट एयर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से फेवरेबल कंडीशंस क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। ओके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए आदर्श स्थिति क्या है, वो कौन से कंडीशंस हमें चाहिए जिससे कि ये क्रिएट होगा। लार्ज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इट डेवलप्स ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशंस वेयर द सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ डेवलप होगा, ये ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर डेवलप होगा जहां पर जो सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री हो। ठीक है, अब 27 डिग्री वार्म मॉइस्ट एयर। ओके द हाई टेम्परेचर नियर द सरफेस ऑफ द ओशन मेक्स द एयर फुल ऑफ वाटर वेपर। आपको अच्छे से पता है जैसे जैसे हम इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हैं वैसे वैसे किसी एयर की मॉइस्चर कंटेंट को ऑब्जॉर्ब करने का लेवल उसका बढ़ता है, ये हम ह्यूमिडिटी में कर चुके हैं। तो लैटेंट हीट, उसके बाद द टेम्परेचर नियर द सरफेस ओशन मेक्स द एयर फुल ऑफ वाटर वेपर। अब ये हमारी वार्म एयर भी है, राइट। अब ये वार्म एयर है तो ये राइज करने लगेगी और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। लैटेंट हीट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द स्टॉर्म्स एंड रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्लाउड एंड रेन फॉर्मेशन। ये वार्म एयर जिसमें बहुत सारी लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट वो होती है ना, लैटेंट हीट दो प्रकार की होती है, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो आपको जाननी चाहिए इस वीडियो के लिए। अब लैटेंट हीट क्या होती है, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ये होती है जब हम वेपर से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, जब हम वेपर से लिक्विड में चेंज करेंगे तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी उस दौरान वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। सिमिलरली जब हम लिक्विड से वेपर में चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट जो है वो भी साथ में ट्रांसपोर्ट हो रही है इनटू द स्टॉर्म्स एंड इट इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्लाउड एंड रेन फॉर्मेशन। जब कूलिंग होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो ये सारी लैटेंट हीट आपकी रिलीज होगी। Tropical cyclones consequently originate in western part of the ocean। जो tropical cyclones हैं ये western part of the ocean में originate होते हैं क्योंकि जो हमारा western part of the ocean है वहां पर temperature as in comparison to the eastern part higher होते हैं और वहां पर temperature जो है वो कम से कम 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा तो होता ही है as in comparison to the eastern portion। Tropical cyclones consequently originate in western part of the oceans where temperatures are relatively higher than eastern parts। लार्ज वैल्यू ऑफ कोरोलिसिस फोर्स, जैसा कि हमने बात किया कोरोलिसिस फोर्स इक्वेटर पर तो हमें मिलते ही नहीं है, वहां पर जीरो है। अराउंड 15 डिग्री लैटिट्यूड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द ओशन, वहां पर कोरोलिसिस फोर्स अच्छी खासी सक्रिय है। ठीक है, अच्छी खासी है। यह सागरों के पश्चिमी सीमा पर लगभग 15 डिग्री अक्षांश पर वहां पर अत्यधिक है तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिर है हमारा अपर लेवल आउटफ्लो, यहाँ नीचे से एयर आपकी जो है वो राइज हो रही है। राइज होने के बाद क्या होगा, एट अ हाइट ऑफ 900 to 1500 मीटर्स, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ऊपर जाने के बाद ओशन के ऊपर देयर मस्ट बी एन एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। एंटी साइक्लोन में क्या होगा, एंटी साइक्लोन में बीच में हाई प्रेशर एरिया होगा। ऑब्वियसली इतनी सारी विंड ऊपर जाकर अक्यूमुलेट हो रही है तो हाई प्रेशर एरिया तो आपका क्रिएट हो ही गया। सो दैट द असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब है जो राइजिंग एयर करंट है विद इन द साइक्लोन, इट में कंटिन्यू टू बी पंप्ड ऑन। यहां पर एक हाई प्रेशर एरिया होगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये दोनों तरफ आपकी डाइवर्ज हो जाएगी। At a height of 900 to 1500 meters above surface of the ocean, there must be anticyclonic circulation so that the ascending air currents within the cyclone may continue to be pumped on in order to maintain low pressure at the center of the cyclone। यहां पर अभी भी लो प्रेशर रहेगा और यहां पर आपका हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा जिस वजह से ये जो विंड्स हैं ये दोनों डायरेक्शन में आपकी डाइवर्ज हो जाएंगी।
वीक वर्टिकल विंड शेयर इन द बेसिक करंट, मूलभूत धारा का दुर्बल ऊर्ध्वाधर वायु विभाजन करती है। अब ये विंड शेयर क्या होता है ये देखते हैं, वीक वर्टिकल विंड शेयर। ओके, यहाँ पर आपको ये दिया गया है विंड शेयर होता क्या है। वीक वर्टिकल विंड शेयर ये डिफरेंस होता है इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। क्या डिफरेंस आ जाता है इन स्पीड, विंड एंड डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ वीक वर्टिकल विंड शेयर, hurricane formation processes are limited to latitudes, equatorwards or the subtropical jet stream. Presence of anticyclonic circulation. आगे देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं दे हैव अ थर्मल ओरिजिन। यस, बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर अच्छा खासा हमारा 27 डिग्री तक सी का हीट, अपर लेयर्स ऑफ द सी वहां पर 27 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचता है। They develop over tropical seas during late summers, और late summers का मतलब है अगस्त से लेकर मिड नवंबर तक के बीच। नवंबर में हालांकि कुछ पोर्शंस में तो विंटर सीजन भी आ जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल सीज की। डेवलप ओवर ट्रॉपिकल सीज ड्यूरिंग लेट समर्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी, जितनी भी हमने बात की लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जितनी भी वो नीचे से लेटेंट हीट आपकी ऊपर जाकर वो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जितनी भी है वो रिलीज होती है। वर्टिकली दीज स्टॉर्म्स डोमिनेट द फुल हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। At these locations, strong local convectional currents acquire whirling motion because of Coriolis force. Round movement इनका हो जाता है। After developing, these cyclones advance till they find a weak spot in the trade belt. Okay? अब देखो जो cyclones होते हैं, पहले तो आपका साइक्लोन जो उसकी फॉर्मेशन होगी हमने देख लिया कि ये ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वहां पर, और जहां आपके डेवलप हो रहे हैं, फिर ये मैच्योर होंगे और फाइनली डिके होंगे। डिके कैसे होते हैं, खत्म कैसे होते हैं? आफ्टर डेवलपिंग दीज साइक्लोन्स एडवांस टिल दे फाइंड अ वीक स्पॉट इन द ट्रेड विंड बेल्ट। ओके, वीक स्पॉट, जब ट्रेड विंड्स तो इनकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं बिकॉज दे ब्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। Why cyclones occur mostly in late summers? ये late summers में क्यों डेवलप हो रहे हैं? Whirling motion is enhanced when the doldrums, that doldrums के बारे में हम कर चुके हैं। doldrums कहाँ है? 5 degree north to 5 degree south of the equator. Whirling winds is enhanced when the doldrums region within the ITCZ over oceans are furthest from the equator. ठीक है ना, हमने बात की थी हमारे को थर्मल इक्वेटर के बारे में कि वो हम जो हमारी विंड बेल्ट्स हैं वो भी इन डिफरेंट सीजंस ऑफ द ईयर उनकी कोई फिक्स जगह तो नहीं है, वो हल्का फुल्का आपका इधर उधर शिफ्ट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द सन। वर्लिंग विंड्स जो हैं उनका जो मूवमेंट है इट इज इंक्रीज्ड व्हेन द डोल्ड्रम्स रीजन विद इन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स ओवर ओशंस आर फर्दरेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर। अगस्त सितंबर में ड्यूरिंग द ऑटमनल इक्विनॉक्स एयर इज ओवरहीटेड एंड द सन इज एग्जैक्टली ओवर द इक्वेटर। सन जो है वो एग्जैक्टली ओवर द इक्वेटर होगा। ओशन वाटर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे अटेन मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड मिक्सिंग। अब अर्ली स्टेज के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पर आपको क्लियरली दिया गया है स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलपमेंट, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले हम अर्ली स्टेज के बारे में बात करेंगे। अर्ली स्टेज में क्या होता है? इन द थंडरस्टॉर्म एयर इज अपलिफ्टेड एज इट इज वार्म एंड लाइट। हमने बात की कि पानी का जो ऊपर के लेयर्स है उनका टेम्परेचर 27 डिग्री होगा, वार्म मॉइस्चर होगी, वो राइज करेगी। इन द थंडरस्टॉर्म एयर इज अपलिफ्टेड एज इट इज वार्म एंड लाइट एट सर्टेन हाइट्स ड्यू टू लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट। जैसे जैसे ऊपर जाएगी कूलिंग होगी ड्यू टू लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट, टेम्परेचर ऑफ द एयर फॉल्स एंड मॉइस्चर इन द एयर अंडरगोस कंडेंसेशन। जो पहले वेपर फॉर्म में था अब वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। कंडेंसेशन होने की वजह से उसमें जो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है मेकिंग द एयर मोर वार्मर, वो हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी। इट बिकम्स मच लाइटर एंड इज फर्दर अपलिफ्टेड। ये जो एयर है ये और हल्की हो जाएगी वो हीट रिलीज करने के बाद, अभी और हल्की हो जाने की वजह से और राइज करने लगेगी। स्पेस इज फिल्ड बाय फ्रेश मॉइस्चर लेडन एयर। Condensation occurs in this air and cycle is repeated as long as the moisture is supplied. Due to excess moisture over oceans, thunderstorm intensifies and sucks in air at a much faster rate. अब excess moisture है oceans के ऊपर अवेलेबल है, thunderstorm intensifies and sucks in air, तो moisture supply तो कभी बंद हो ही नहीं रही है, moisture supply आपकी continuously चल रही है। Air from surrounding rushes in and undergoes deflection due to Coriolis force, creating a cyclonic vortex. Okay, spiraling air column.
अब ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एयर इन द वोर्टेक्स इज फॉर्म्ड फोर्स टू फॉर्म अ रीजन ऑफ कामनेस, जिसको कि हम आई एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से एयर इन द वोर्टेक्स इज फोर्स टू फॉर्म अ रीजन, जिसको कि हम आई कहते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी कोई किसी भी प्रकार की कोई डिजास्टर्स एक्टिविटी नहीं होती है, और यहां पर आप देखेंगे कि वेदर इज calm at the center of the cyclone. The inner surface of the vortex forms the eye wall. सबसे सेंटर में आपकी आई आ जाएगी, उसके बाहर आपकी आई वॉल बनेगी, और ये जो आई वॉल है ये मोस्ट वायलेंट रीजन ऑफ द साइक्लोन है। ओके, ये सबसे ज्यादा वायलेंट रीजन ऑफ द साइक्लोन। देखो यहां पर हाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। हाई ह्यूमिडिटी एंड ओशन टेम्परेचर ऑफ ओवर 26 डिग्री आर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है फ्रॉम द ओशन सरफेस एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अ कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स एट द सेंटर, विंड्स फॉर्म अराउंड द कॉलम। उसके बाद है अ प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम, द आई वीकन्स, द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीजेस। फिर हमारी वो अर्ली स्टेज थी, हम नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी मैच्योर स्टेज है। इस स्टेज में क्या होगा, एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा, जो स्पाइरलिंग विंड्स हैं दे क्रिएट मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल्स एंड सक्सेसिव काम एंड वायलेंट रीजन्स। द रीजन्स विद क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड, मैंने आपको बताया था क्लाउड वाला जब हमने वीडियो किया था कि जिसमें भी ये निम्बस आएगा वो बारिश वाला बादल है। रीजन्स विद क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड राइजिंग लिम्स ऑफ कन्वेक्टिव सेल फॉर्मेशन आर कॉल्ड रेन बैंड्स। वो एरिया जिसमें क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे उनको हम रेन बैंड्स कहेंगे। बिलो विच इंटेंस रेनफॉल अकर्स, और वहां पर उनके नीचे अच्छी खासी जबरदस्त बारिश होगी। The rising air will lose moisture at some point and descends back to surface through the calm regions that exist between two rain bands. दो रेन बैंड्स के बीच में जो calm region exist करता है वहां पर इनिशियली जो एयर राइज कर रही थी वो वहां से आपके नीचे आएगी। Cloud formation is dense at the center. Cloud size decreases from center to periphery. सबसे ज्यादा बादल आपके सेंटर में बनेंगे। जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाएंगे आप देखेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन आपकी अब कम है। रेन बैंड्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स। जो रेन बैंड्स हैं वो जनरली आपके क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स के बने हैं। द वंस एट द पेरिफेरी जो होते हैं वो आपके निम्बोस्ट्रेटस या क्यूमुलस क्लाउड्स हैं। डेंस ओवरकास्ट एट द अपर लेवल्स ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ड्यू टू सिरस क्लाउड्स व्हिच आर मोस्टली मेड अप ऑफ हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स। जो अपर एटमॉस्फेयर है आपका ट्रोपोस्फियर का वहां पर आपको मिलेंगे सिरस क्लाउड्स। ड्राई एयर flowing along the central dense overcast descends at the periphery and the eye region. आई क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल पोर्शन जो था उसको हम आई कह रहे थे। आई का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन अब हम करते हैं। इसमें क्या है, अ मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर, इसको हम आई कहते हैं। ठीक है, जो मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके सेंटर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड होगी जिसको कि हम आई कह रहे हैं। रफ सर्कुलर एरिया ऑफ कंपैरेटिवली लाइट विंड्स, यहाँ पे लाइट विंड्स होंगी, यहाँ पर फेयर वेदर होगी फाउंड एट द सेंटर ऑफ सिवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पे बारिश न के बराबर या फिर बहुत थोड़ी होगी। समटाइम्स ब्लू स्काई और स्टार्स कैन ऑल्सो बी सीन। आसपास जब इतना तूफान मचा होगा सेंट्रल पोर्शन में ये नहीं है। दीज आर रीजन्स ऑफ लोएस्ट सरफेस प्रेशर एंड वार्म टेम्परेचर्स। आई जो है 8 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक हो सकती है, बट मोस्ट आर अप्रोक्सीमेटली 30 to 60 किलोमीटर्स इन डायमीटर। तो ये हमारे साइक्लोन की आई है। ये देखो यहां पर आपको क्लियरली इस फिगर में यहां पर देखो बीच में आपको ये आई नजर आ रही है। उसके बाद टेम्परेचर में भी 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर और मोर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर्स देन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, बट ओनली 0 to 2 डिग्रीज वार्मर एट द सर्फेस इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट है हमारी आई वॉल। आई वॉल क्या होती है, आई के चारों तरफ, आई हमारा सेंट्रल पोर्शन था जहां पर आपका बिल्कुल काम शांत था। आई इज सराउंडेड बाय द आई वॉल, the roughly circular ring of deep convection which is the area of highest surface winds in the tropical cyclone। जो आई वॉल होता है ये एरिया with the strongest wind है। eyeball region also sees the maximum sustained winds. Fastest winds in the cyclone occur along the eyeball region। और यहाँ पर जो wind की speed है वो as high as 250 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। इसको हिंदी में हम कहते हैं नेत्र भीति। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको बिल्कुल आई के
बाहर। नेक्स्ट वाला जो है हमारा आई वॉल है। यहां पर आप देखिए क्लियरली ये हमारा सेंट्रल पोर्शन आई क्लियरली है, आई के बाद ये हमारा यहाँ पर आई वॉल है। यहाँ पर हमारी फास्टेस्ट विंड्स जैसे कि हमने बात की इवन एट अ स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर्स पर आवर ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको आई वॉल क्लियरली नजर आ रही है, आई वॉल। टोरेंशियल रेन अकर्स हियर। आई वॉल के क्या क्या फीचर्स हैं? यहाँ पर जबरदस्त बारिश होगी। आई इज कंपोज्ड ऑफ एयर दैट इज स्लोली सिंकिंग। ओके, आई इज कंपोज्ड ऑफ air that is slowly sinking and the eye wall has a net upward flow as a result of many moderate, occasionally strong updrafts and downdrafts. Most soundings taken within the eye show a low level layer which is relatively moist and an inversion above, suggesting that the sinking in the eye typically does not reach the ocean surface but instead only gets to around 1 to 3 kilometer of the surface. स्पाइरल बैंड्स। ओके, उसके बाहर आपको क्या मिलेंगे? उसके बाहर आपको मिलेंगे स्पाइरल बैंड्स। Convection in tropical cyclones is organized into long narrow rain bands. स्पाइरल बैंड्स भी कहते हैं, रेन बैंड्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, रेन बैंड्स, इनको फीडर बैंड्स भी कहा जाता है। एंड उसके बाद क्या है इसमें? विच आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन एज द हॉरिजॉन्टल विंड। बिकॉज दीज बैंड्स सीम टू स्पाइरल इनटू द सेंटर। आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये सेंटर में स्पाइरल होकर जा रहे हैं ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनको हम स्पाइरल बैंड्स भी कहते हैं। Along these bands, low level convergence is a maximum and therefore upper level divergence is most pronounced here. हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि lower level पर तो convergence हो रहा है लेकिन upper level पर हमारा divergence होगा rain bands में। ओके, यहाँ पर आगे देखते हैं। There are 3 divisions in the vertical structure of a tropical cyclone. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसका horizontal structure क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि उसका vertical structure क्या है। ऊपर से नीचे अगर आप देखें, जो lowest layer है extending up to 3 kilometers है, इसको हम inflow layer कहते हैं। ये responsible होता है for creating the storm और for driving the storm। फिर middle layer है जो कि 3 से 7 किलोमीटर के बीच में है, where the main cyclonic formation takes place, main cyclonic storm form होगा। फिर हमारा outer layer है which lies above 7 kilometers. Maximum outflow is around 12 kilometers and above. Movement of air is anticyclonic here. जैसा कि हम पहले बात कर चुके कि ऊपर जाकर सारी एयर accumulate होती है तो यहां पर मूवमेंट एंटीसाइक्लोनिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले इनके शेप के बारे में बात करते हैं। दे हैव सिमेट्रिकल एक्लिप्टिकल शेप्स विद स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट्स। Wind velocity is more in poleward margin than at the center and is more over oceans than over land masses. जो wind velocity है, it is more in poleward margin, okay, than at the center and is more over oceans than over land mass. Follows a parabolic path, their axis being parallel to isobars. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं दे डाई एट 30 डिग्री लैटिट्यूड। 30 डिग्री लैटिट्यूड पर हम इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही तो कह रहे हैं। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ कि केवल आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये खत्म हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कोल्ड ओशन वाटर्स। जैसा कि हमने देखा कि इनके क्रिएट होने के लिए हमें वार्म ओशन वाटर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर कूल ओशन वाटर्स मिल रहे हैं। एंड इंक्रीजिंग विंड शेयर ड्यू टू वेस्टर्लीज। दे आर सर्क्यूलर एंड क्लोज्ड आइसोबार्स। डायमीटर कितना है? 150 to 300 किलोमीटर है। उसके बाद वर्टिकली ये जो साइक्लोन्स है दे डोमिनेट द फुल हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। अब इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में। जैसे कि हम इनको इंडियन ओशन जो है वहां पर इनको साइक्लोन्स के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, जो कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको और गल्फ ऑफ पनामा है वहां पर इनको हरिकेन के नाम से जानते हैं। चाइना सी में इनको टाइफून के नाम से जानते हैं। फिलीपींस में हम इनको बाइगू के नाम से जानते हैं। जापान में हम इनको नोवाकी या ताइफू के नाम से जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जानता है इनको बाय द नेम ऑफ विली विली। मोस्टली जो साउथ एशिया है वहां पर हम इनको साइक्लोन्स के नाम से जानेंगे। Why do tropical cyclones winds rotate in counterclockwise in northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere? Coriolis force के impact की वजह से। When a low pressure starts to form over north of the equator, जो surface winds हैं they will flow inward trying to fill in the low pressure and will be deflected towards the right. अब मान लीजिए वो इस तरह से cyclone winds rotate counterclockwise in the northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. Coriolis force की वजह से हम ये कर चुके हैं। अब Coriolis force के impact की वजह
जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो है दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। अब हमें देखो व्हेन अ लो प्रेशर स्टार्ट्स टू फॉर्म, अब मान लीजिए सेंटर में ये मेरा लो प्रेशर है, विंड जिसकी ओर बहेगी, ये मैं बात कर रही हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ आपसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। अब विंड अगर इस तरफ आ रही है तो स्लाइटली टुवर्ड्स इट्स राइट डिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो राइट कहाँ है इस विंड का? इस विंड का राइट जो है वो इधर है। इस विंड का ये इधर को आ रही है तो इसका राइट किधर है? इसका राइट इधर है। ये जो विंड उधर उस तरफ जा रही है, इसका राइट किधर है? इसका राइट इधर है, और इसका राइट जो है इधर है। तो अगर मैंने ये जो एरोज बनाए इनको मैं सिर्फ ले लूं तो ये इस तरह से हो रहा है, करेक्ट। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज है। व्हेन अ लो प्रेशर स्टार्ट्स टू फॉर्म ओवर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, surface winds will flow inward trying to fill in the low pressure, and they will be deflected to the right and a counterclockwise rotation will be initiated due to Coriolis impact। अब अगर मैं आपको यही सदर्न हेमिस्फीयर में करके दिखाती हूँ, ये हमारा लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। विंड्स ऐसे ऐसे बह रही हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट बहेंगी तो ऐसे बहेंगी। अब अगर आप इसको टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट करें तो इसका लेफ्ट इधर है। अगर इसको आप टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट करें, इसका लेफ्ट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है। अब अगर आप ये जो मैंने लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट किए हैं इनको लेकर सर्कल बनाने की कोशिश करें तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। ये देखो यहां पर दिया गया है द ऑपोजिट अ डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट इन अ क्लॉकवाइज रोटेशन विल अकर इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। Why there are fewer cyclones over the Arabian Sea as compared to Bay of Bengal? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए जो आपकी अरेबियन सी है, why there are fewer cyclones over the Arabian Sea? अगर बे ऑफ बंगाल की तुलना करें अरेबियन सी तो अरेबियन सी में कम क्यों है? Cyclones that form over Bay of Bengal are either those develop in stew का मतलब उसी जगह पर over south east Bay of Bengal and adjoining Andaman Sea, or remnants of typhoons over northwest Pacific and move across South China Sea to Indian seas. As the frequency of typhoons over northwest Pacific are quite high, the Bay of Bengal also gets its increased quota. Cyclones related concepts. The cyclones over Arabian Sea either originate in place over there only over southeast Arabian Sea including Lakshadweep, or remnants of cyclones from Bay of Bengal that move across the South Peninsula. As majority of cyclones over Bay of Bengal weaken over land after landfall, frequency of migration into Arabian Sea is low. बहुत ही कम होगा कि उधर बे ऑफ बंगाल का कोई जो साइक्लोन है वो पूरा सदर्न पेनिनसुला क्रॉस करके दूसरी ओर जाएगा। अरेबियन सी रिलेटिवली कोल्डर है मॉनसून विंड्स than Bay of Bengal and hence inhibits the formation and intensification of the system. Okay? ये यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से पूरा उसको क्रॉस करके जाना होता है जिसके चांसेस कम ही होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।